नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी मिसाल है। काबोन नेली तिमुंगपी। हाँ। हमारे पास उनके जीवन और काम पर आधारित एक लेख है, काबोन नेली तिमुंगपी, पायनियर, पॉलिटिशियन एंड पब्लिक सर्वेंट। तो आज इसी के कुछ अंशों के सहारे हम उनकी इस असाधारण यात्रा को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना भर नहीं है, सही। बल्कि इस लेख के जरिए ये समझना है कि उन्होंने कैसे उन मुश्किल रास्तों पर कदम रखे जहां पहले शायद कोई गया ही नहीं था। उनकी शिक्षा, उनका वो राजनीतिक सफर और सार्वजनिक सेवा में उनका योगदान, जिसने न सिर्फ उनके कार्बी समुदाय बल्कि मुझे लगता है पूरे उत्तर पूर्व भारत के लिए नई मिसालें कायम की। तो ये चर्चा एक तरह से उस लेख में जो बातें हैं उनको सामने लाने की कोशिश होगी, उनके संघर्ष, उनकी वो पहली उपलब्धियां जिन्हें हम कहते हैं, और वो क्या चीज थी जिसने उन्हें इतना खास बनाया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन और उनकी तालीम से। जी। उनका जन्म हुआ था 23 जून 1913 को जोवाई में। ये जगह आज मेघालय का हिस्सा है। अच्छा। उनके पिता थे डॉक्टर मोनसोदर तिमुंग और माँ फ्लोरिशा क्रोपी। और लेख में इस बात का जिक्र है कि उनके परिवार में शिक्षा को लेकर एक बहुत ही कह सकते हैं सकारात्मक माहौल था, जो शायद उस दौर की कई सामाजिक मान्यताओं से थोड़ा अलग था, खासकर एक लड़की के लिए। हाँ, ये तो है। और उनकी शुरुआती पढ़ाई वो शिलोंग में हुई थी, जो उस वक्त असम की राजधानी हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल। शायद यहीं से उनकी वो अकादमिक प्रतिभा दिखनी शुरू हो गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए 1928 में शिलोंग के वेल्श मिशन गर्ल्स हाई स्कूल से HSLC मतलब हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा पास करना, जी, ये अपने आप में एक बात थी। पर लेख इस पर ज्यादा जोर देता है कि उन्होंने इसमें पहला स्थान हासिल किया था। पहला स्थान? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। जी। लेख में क्या इसके असर के बारे में कुछ बताया गया है? मतलब ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता थी या इसका कोई बड़ा मतलब भी था समाज के लिए? लेख असल में इशारा करता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। इसने उस समय के समाज में, खासकर जो आदिवासी समुदाय थे, उनमें लड़कियों के शिक्षा को लेकर एक नई उम्मीद जगाई। और देखिए, सरकार ने भी इसे पहचाना। उन्हें 20 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिली। 20 रुपए महीना? हाँ, आज ये रकम शायद बहुत छोटी लगे, पर उस जमाने में ये न सिर्फ एक आर्थिक मदद थी, बल्कि कह सकते हैं उनकी काबिलियत पर एक सरकारी मुहर भी थी। हाँ बिल्कुल। ये छात्रवृत्ति यकीनन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत काम आई होगी। उन्होंने फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? हाँ, इसी स्कॉलरशिप की मदद से वो फिर कलकत्ता गईं। कलकत्ता उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी। वहाँ के डायोसिस हाँ बिल्कुल। ये छात्रवृत्ति यकीनन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत काम आई होगी। उन्होंने फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? हाँ, इसी स्कॉलरशिप की मदद से वो फिर कलकत्ता गईं। कलकत्ता उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी। वहाँ के डायोसिस, वो अपने कार्बी जनजाति की पहली सदस्य बनी जिन्होंने BA की डिग्री हासिल की थी। पहली BA ग्रेजुएट अपने समुदाय से। हाँ। लेख बताता है कि उस समय कार्बी समुदाय में उच्च शिक्षा और खासकर महिलाओं के लिए वो लगभग न के बराबर थी। तो उनका BA करना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं था, ये तो एक तरह से एक सामाजिक बाधा को तोड़ने जैसा था। बिल्कुल। सोचिए, ये खबर जब उनके समुदाय तक पहुंची होगी तो कितना गर्व महसूस हुआ होगा। यकीनन। पहली BA ग्रेजुएट। हाँ। ये तो अपने आप में इतिहास रचना है। हाँ। अच्छा, BA के बाद उन्होंने क्या रास्ता चुना? क्या वो सीधे सार्वजनिक जीवन में आ गई? नहीं, तुरंत नहीं आई। लेख के अनुसार उन्होंने पहले शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दी। अच्छा। शायद वो मानती थी कि बदलाव की जो शुरुआत है वो ज्ञान से ही होती है। उन्होंने बतौर हेड मिस्ट्रेस कई स्कूलों में काम किया। जैसे
1932 से 34 तक गोलाघाट के रिजवे गर्ल्स हाई स्कूल में, फिर 34 से 40 तक शिलोंग के असामीज गर्ल्स हाई स्कूल में, और फिर 40 से 46 तक शिलोंग के ही लेडी रीड नॉन सेक्टेरियन स्कूल में। यानी लगभग 14 साल उन्होंने शिक्षण को दिए। ये वाकई दिखाता है कि शिक्षा उनके लिए कितनी अहम थी। जी। और इसी दौरान उनके निजी जीवन में भी एक अहम मोड़ आया था। जी हाँ, 1934 में शिलोंग में ही उनका विवाह हुआ विल्सन खोंगमेन से। वो खासी समुदाय से थे। अच्छा। लेख में इस अंतर सामुदायिक विवाह का हल्का सा जिक्र है, जो शायद ये भी दर्शाता है कि वो व्यक्तिगत जीवन में भी पारंपरिक दायरों से आगे सोचने वाली थीं। ये हो सकता है। तो शिक्षा के मैदान में अपनी छाप छोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि उनका ध्यान फिर बड़े फलक पर, मतलब समाज में बदलाव लाने की तरफ गया। हाँ। और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जिसके बारे में लेख काफी विस्तार से बताता है। हाँ, और लेख ले भी कहता है कि उनके राजनीति में आने की एक वजह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी था। वो उसमें सक्रिय थीं। अच्छा। और शायद इसी सक्रियता और उनकी जो साफ छवि थी, उसको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में उन्हें शिलोंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। और उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। 1946 से 1951 तक वो विधायक रहीं। जी। ये तो अपने आप में बड़ी बात थी। पर लेख एक और प्रथम होने का जिक्र करता है ना? बिल्कुल। वो कार्बी समुदाय की पहली महिला विधायक थी। पहली महिला विधायक। हाँ, और वो भी आजादी मिलने से पहले। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। सोचिए, शिक्षा के क्षेत्र से सीधे राज्य की विधानसभा तक पहुंचना, और वो भी उस वक्त जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी। सही कहा। विधायक बनना ही उस समय एक बड़ी बात थी, और ऊपर से उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद भी संभाला। हाँ। लेख में उनके इस रोल के बारे में कुछ खास बताया गया है? क्या वो बस एक औपचारिक पद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर 1946 से 51 तक के तौर पर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। और कई बार जो अहम बहसें होती थी, उनमें कुशलता से मध्यस्थता भी की। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और निष्पक्षता का सबूत था। हाँ। ऐसा नहीं था कि उन्हें ये पद सिर्फ इसलिए मिला कि वो एक महिला थीं या किसी खास समुदाय से थी, बल्कि ये उनकी योग्यता के आधार पर मिला था। तो राज्य स्तर पर इतना अनुभव हासिल करने के बाद उनका अगला कदम जाहिर है राष्ट्रीय राजनीति की ओर था। 1952 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ, और यहाँ उन्होंने एक और इतिहास रच दिया। वे चुनाव जीती और 1952 से 1957 तक सांसद रहीं। लेकिन लेख जिस बात को सबसे ज्यादा उभारता है वो ये है कि वो सिर्फ कार्बी समुदाय की ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, पूरे उत्तर पूर्व से, हाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चुनकर संसद पहुंचने वाली वो पहली सदस्य थी। पहली बार इस पूरे क्षेत्र की आवाज एक महिला प्रतिनिधि के जरिए गूंजी। लेख में उनके संसदीय कार्यकाल के बारे में क्या जानकारी मिलती है? लेख बताता है कि उन्होंने संसद में उत्तर पूर्व के जो मुद्दे थे, खासकर आदिवासी समुदायों के अधिकार, उनकी शिक्षा, विकास की जरूरतें, इन सब को प्रमुखता से उठाया। और साथ ही वो 1952 से 1957 तक लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन में भी शामिल रहीं। अच्छा। जिसका मतलब है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में वो सदन की कार्यवाही का संचालन भी करती थीं। हाँ, ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी, ये उनकी संसदीय समझ और उनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। लेकिन उनका काम सिर्फ विधानसभा या संसद तक ही सीमित नहीं था, है ना? वो जमीनी स्तर पर अपने समुदाय से भी लगातार जुड़ी रहीं। कार्बी आदोबार में उनकी भूमिका का जिक्र है। ये संगठन क्या था और इसमें उनका क्या योगदान था? लेख के अनुसार कार्बी आदोबार उस समय कार्बी लोगों की जो सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं थी, उनको आवाज देने वाला एक प्रमुख और प्रभावशाली मंच था। ठीक है। काबोनेली तिमुंगपेनी इसकी केंद्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य थीं। तो जाहिर है उनकी इस भूमिका ने उन्हें समुदाय की नब्ज को समझने और उनकी जरूरतों को सही मंच पर उठाने में मदद की होगी। और फिर 17 नवंबर 1951 को यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था। इसमें उनकी क्या भूमिका बताई गई है? लेख उन्हें इस स्वायत्त जिले के गठन के पीछे एक मजबूत आवाज और एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में चित्रित करता है। अच्छा। ये असल में असम के भीतर कार्बी और दिमासा समुदायों को ज्यादा स्वायत्तता देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हाँ। और कहा जाता है कि उन्होंने कार्बी समुदाय के पक्ष को बहुत प्रभावी ढंग से रखा
और इस जिले के निर्माण को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए, शिक्षा, फिर शिक्षण, राज्य विधायिका, फिर संसद, सामुदायिक संगठन, इतने सारे मोर्चों पर काम करने के बाद उनका सफर और आगे बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। 1955 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ की सदस्यता। हाँ, ये उनके करियर का एक और मील का पत्थर था। लेख बताता है कि उनका चयन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो उत्तर पूर्व से थीं या एक महिला सांसद थीं, बल्कि उनकी जो प्रशासनिक समझ थी, विभिन्न समुदायों के बीच काम करने का उनका अनुभव था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उनकी जानकारी, इन सबको देखते हुए उन्हें चुना गया था। और उन्होंने न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र की 10वीं महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ये अनुभव कैसा रहा होगा उनके लिए? सोचिए जरा, 1950 के दशक में भारत के कह सकते सुदूर कोने से आई एक आदिवासी महिला दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की आवाज बन रही है। बिल्कुल। लेख में जिक्र है कि उन्होंने वहां विकासशील देशों और खासकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। ये न केवल उनके लिए बल्कि मुझे लगता है पूरे भारत और खासकर उत्तर पूर्व के लिए गर्व का क्षण था। यकीनन। संयुक्त राष्ट्र के बाद उन्होंने भारत लौटकर कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी काम किया। ये जो लोक सेवा आयोग हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इनमें उनकी भूमिका काफी अहम रही। जी, पहले वो 1960 से 1962 तक असम लोक सेवा आयोग APSC की अध्यक्ष रहीं। ये राज्य स्तर पर अधिकारियों की भर्ती करने वाली संस्था है। जी। फिर उनका कद और बढ़ा और वो राष्ट्रीय स्तर पर आ गई, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जो देश भर में IAS, IPS जैसी बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है। हाँ, 1962 से 1970 तक यानी करीब 8 साल वो UPSC की सदस्य रहीं और फिर इसकी अध्यक्ष भी बनी। अध्यक्ष भी। जी, लेख इस बात को रेखांकित करता है कि UPSC जैसी संस्था का नेतृत्व करना, जहां निष्पक्षता और योग्यता सबसे ऊपर होती है, ये उनकी प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी का प्रमाण है। बिल्कुल। और शायद उन्होंने इस पद पर रहते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार लाने पर भी जोर दिया होगा। हाँ, ये संभव है। उनका ये अनुभव यहीं नहीं रुका, इसके बाद उन्होंने नागालैंड में भी अपनी सेवाएं दी। बिल्कुल, वो 1970 से 1973 तक नागालैंड लोक सेवा आयोग NPSC की अध्यक्ष रहीं। और फिर 1973 से 1974 तक नागालैंड वेतन आयोग यानी नागालैंड पे कमीशन NPC की भी अध्यक्ष रहीं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनकी विशेषज्ञता को अलग अलग राज्यों और विभिन्न भूमिकाओं में कितना महत्व दिया जाता था। लोक सेवा आयोगों और वेतन आयोग का नेतृत्व करना बहुत ही जिम्मेदारी और विशेषज्ञता का काम है। तो इतने लंबे और इतने विविध करियर में उन्होंने कितने सारे क्षेत्रों को छुआ। शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वाकई एक असाधारण जीवन था। और इस पूरे यात्रा में, जैसा कि लेख बार बार इशारा करता है, उन्होंने लगातार बाधाओं को तोड़ा और नए मानक स्थापित किए। हर भूमिका में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और फिर इतने सक्रिय और प्रभावशाली जीवन के बाद 17 मार्च 2007 को शिलोंग में अपने आवास पर उनका निधन हो गया। उनका जाना यकीनन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो काबोन नेली तिमुंगपी की कहानी कई परतों वाली है। वो एक शिक्षिका थी जिन्होंने ज्ञान की रोशनी फैलाई। वो एक राजनीतिज्ञ थी जो अपने समुदाय और क्षेत्र की पहली महिला विधायक और सांसद बनी। वो असम विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि बनी और देश के सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोगों का नेतृत्व किया। जी हाँ। उनका जीवन सचमुच प्रथम यानी फर्स्ट्स की कहानी है। पहली कारवी महिला BA ग्रेजुएट, पहली कारवी महिला विधायक, वो भी आजादी से पहले। हाँ। पूरे उत्तर पूर्व से पहली सांसद। लेकिन ये सिर्फ पद नहीं थे, ये उन दरवाजों की तरह थे जिन्हें उन्होंने आने वाली पीढ़ियों, खासकर महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए खोला। सही कहा। लेख उन्हें दृढ़ संकल्प, असाधारण नेतृत्व क्षमता और गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता वाली शख्सियत के तौर पर पेश करता है। उन्होंने ये साबित किया कि आपकी पृष्ठभूमि, आपका लिंग आपकी सीमाओं को परिभाषित नहीं करते, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ उत्तर पूर्व के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि कैसे शिक्षा सशक्तिकरण का एक माध्यम बन सकती है और कैसे राजनीति और प्रशासन का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। काबोन नीली तिमुंगपेई जैसी पथ प्रदर्शक हस्तियों ने जो रास्ते बनाए थे, आज हम उन पर कितना आगे बढ़ पाए हैं? क्या आज भी हमें उन्हीं जैसी दृढ़ता और नेतृत्व की जरूरत है ताकि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके? उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत प्रयास कैसे सामूहिक प्रगति का आधार बन सकते हैं।